हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल सिनेस्क्राइब। तो दोस्तों आज हम आपको डिस्क्राइब करने वाले हैं फिल्म इनसाइड। अपने घर को चोरों से बचाने के लिए तो हम सभी सेफ्टी मेजर्स का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन किस हद तक? इनसाइड एक ऐसे चोर की कहानी है जो इन्हीं सेफ्टी मेजर्स का शिकार हो गया और फिर उसकी जिंदगी नर्क से भी बदतर बन गई। नीमो, जो कि एक आर्ट थीफ है, फिल्म की शुरुआत में ही वो अपने बचपन के बारे में बताता है, जब उसके स्कूल टीचर ने उसके क्लास के बच्चों से घर में आग लग जाने की सिचुएशन में बचाने के लिए 3 चीजों को चुनने के लिए कहा था। जहां ज्यादातर बच्चों ने अपने परिवार का नाम लिया, वहीं नीमो ने अपनी बिल्ली, नोटबुक या स्केचबुक और अपने म्यूजिक प्लेयर को चुना था। अब उसके बाद बचपन की बातें वहीं खत्म हो जाती हैं। अब नीमो बड़ा हो गया था और एक नामी चोर बन चुका था, लेकिन आर्ट से उसका जुड़ाव अभी भी नहीं गया था। तभी तो मैनहट्टन के एक अमीर आर्ट कलेक्टर के हाई राइज पेंट हाउस में हेलीकॉप्टर की मदद से घुस जाता है। उसके साथी ने उस घर के सिक्योरिटी सिस्टम को हैक कर लिया था और घर के दरवाजों को नीमो के लिए पूरे 7 मिनट के लिए खोल दिया था। यानी कि अब नीमो को 7 मिनट के अंदर अपने काम को पूरा करके वहां से निकलना था। नीमो और उसका वो साथी वॉकी टॉकी के जरिए लगातार एक दूसरे के साथ बातें करते जा रहे थे। अब नीमो के साथ समस्या ये हो रही थी कि उसके चोरी की लिस्ट में जिस पेंटिंग का नाम सबसे ऊपर आता था और जिसके लिए खास तौर से इस घर में चोरी करने का उसने रिस्क उठाया था, वो तो उसको कहीं नजर ही नहीं आ रही थी। और उसने ये बात अपने साथी को भी बताई, जिस पर उसके साथी ने उसे पूरे घर को अच्छे से तलाशने के लिए कहा, पर चारों तरफ चेक कर लेने के बावजूद काम बना नहीं। क्योंकि वक्त तेजी से निकलता जा रहा था, इसलिए नीमो का साथी हाथ लगी चीजों के साथ ही उसको वहां से निकल जाने के लिए कहता है, लेकिन शायद निकलने की हड़बड़ी में नीमो घर के गेट में गलत कोड डाल देता है। तभी वहां का सिक्योरिटी सिस्टम अपने आप ही ऑन हो जाता है और अपार्टमेंट भी अपने आप ही सील हो जाता है। अब नीमो ने चोरियां तो बहुत सारे घरों में की थी, लेकिन इस तरह की सुरक्षा व्यवस्था से कभी उसका पाला नहीं पड़ा होगा, इसलिए अपने भागने के लिए उसको वहां पर एक छोटा सा छेद भी नजर नहीं आता। इस बीच उसके साथी ने भी उसका साथ छोड़ दिया था, क्योंकि उसके लिए भी यहाँ के सिक्योरिटी सिस्टम को समझ पाना नामुमकिन हो गया था और यहाँ से भाग निकलने की भी उसकी सारी कोशिशें बेकार साबित हो चुकी थी। इसलिए उसकी परेशानी अब झुंझलाहट और हताशा में बदलने लगी थी। नीमो ने वहां की खिड़कियों को तोड़ने की भी बहुत कोशिश की, पर उससे कुछ नहीं हो पाया, क्योंकि इस पूरे घर को बुलेट प्रूफ कांच से बनाया गया था। इस बीच घर का सिक्योरिटी अलार्म लगातार बजता ही जा रहा था, इसलिए नीमो ने उस अलार्म को तोड़ दिया, क्योंकि उसकी उस आवाज से बहुत परेशानी हो रही थी। नीमो ने एक चाकू की मदद से घर के दरवाजे को तोड़ने की भी कोशिश की, लेकिन बाहर की लकड़ियों को निकालने के बाद उसकी समझ में आ गया कि ये दरवाजा स्टील का बना हुआ था, इसलिए ये काम भी नहीं हो सकता था। अभी तक नीमो अपनी इन्हीं परेशानियों को सुलझा नहीं पाया था कि घर का थर्मोस्टेट सिस्टम खराब हो जाता है और घर में गर्म हवा का आना शुरू हो जाता है, यानी कि वहां का टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो चुका था। टेम्परेचर बढ़ने की वजह से नीमो को बहुत ज्यादा पसीना आने लगा था और अपने इस संघर्ष में वो थक भी गया था। इसलिए वही कमरे में लेट कर एक बार फिर वो अपने उसी साथी से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, पर नतीजा वही था कि अब उसको अपने जिंदा रहने की लड़ाई अकेले ही लड़नी थी। गर्मी के कारण उसको बहुत तेज प्यास लग रही थी। वो किचन में जाकर फ्रिज खोलकर देखता है, जहां पर खाने पीने का कुछ सामान रखा था और साथ में पानी की एक बोतल भी थी। नीमो को इतनी ज्यादा प्यास लग रही थी कि वो उस पूरे के पूरे पानी को एक ही बार में पी गया। उसने इतना भी नहीं सोचा कि आगे प्यास लगने पर उसका क्या होगा। इसके बाद अपनी उन्हीं कोशिशों को दोहराते हुए वो थकान से चूर होकर सो गया। अगले दिन सुबह उठने पर एक बार फिर से नीमो की वही जद्दोजहद शुरू हो जाती। तापमान बढ़ जाने के कारण उसको प्यास भी लग रही थी, लेकिन उसने तो सारा का सारा पानी कल रात में ही खत्म कर दिया था। इससे इधर उधर देखते हुए उसको वहां पर कुछ फल रखे नजर आते हैं। बड़े ही लालच और उम्मीदों के साथ वो लपक कर उन फलों की ओर जाने लगता है, लेकिन पास जाने पर मालूम पड़ता है कि वो फल तो पत्थर के बने हुए थे, यानी कि वो खाने के नहीं बल्कि सिर्फ दिखाने के लिए थे। अब नीमो को इतना गुस्सा आने लगता है कि वो उन पत्थरों से मार मार कर खिड़कियों के कांच को तोड़ने लगता है, लेकिन यहाँ की एक दो नहीं बल्कि सारी की सारी खिड़कियां बुलेट प्रूफ कांच की बनी हुई थी और ये घर भी पूरी तरह से साउंड प्रूफ था, यानी कि अंदर की कोई भी आवाज ना तो बाहर जा सकती थी और ना ही बाहर की कोई आवाज अंदर आ सकती। प्यास के मारे नीमो की हालत कुछ ऐसी हो चुकी थी कि वो स्विमिंग पूल का पानी पीने की कोशिश करता है और फिश टैंक के पानी को भी टेस्ट करके देख लेता है, लेकिन इन सब का टेस्ट इतना खराब था कि इसको मुंह में लिया जा नहीं सकता था। मजबूरी में वो बाथरूम में जाकर कमोड की तरफ भी देखने लगता है। अंत में उसकी प्यास बुझ जाती है फ्रिज में रखी हुई बर्फ से, लेकिन वो बर्फ भी आखिर कब तक चलती, क्योंकि उसको भी तो खत्म होना ही था। इसी बीच नीमो की नजर वहां की छत पर चली जाती है, यानी कि अगर वो सीलिंग पर लगी खिड़की को अगर किसी भी तरह से खोल लेता तो फिर वहां से बाहर निकला जा सकता था, लेकिन ये काम भी उसके लिए किसी टेढ़ी खीर से कम नहीं था,
क्योंकि इस घर की छत की ऊंचाई काफी ज्यादा थी और वहां तक पहुंचने के लिए उसको काफी मशक्कत करनी पड़ती। लेकिन जान की सलामती के लिए तो इंसान हर कीमत देने के लिए तैयार हो जाता है, इसलिए नीमो ने भी इस काम को करने के लिए अपनी कमर कस ली। वो धीरे धीरे घर के सारे सामान को एक जगह इकट्ठा करना शुरू कर देता है। इस बीच उसको भूख भी लग जाती है। वो फ्रिज से खाने के एक कैन निकालकर उसमें रखे खाने को खाना शुरू कर देता है। हालांकि उसको उस खाने का टेस्ट जरा भी पसंद नहीं आया था, लेकिन यहाँ पर उसके लिए कोई दूसरी चॉइस भी नहीं थी, इसलिए वो चुपचाप उसी खाने को खा लेता है। लेकिन खाने के बाद एक बार फिर से प्यास लगने की समस्या आ जाती है। इस बार नीमो ने फ्रिज खोलकर फ्रीजर की जमी हुई बर्फ को चाटना शुरू कर दिया। ये सब करते हुए उसको बहुत रोना आ रहा था। क्योंकि इस घर का थर्मोस्टेट तो पहले से ही खराब हो चुका था, इसलिए गर्म हवा के बाद अब वहां पर धीरे धीरे ठंडी हवा का आना शुरू हो गया था। इस बात को महसूस करके नीमो को काफी अच्छा लग रहा था, लेकिन अभी भी वो आने वाले वक्त के बारे में नहीं सोच रहा था, क्योंकि अगर इसी तरह से वहां का तापमान कम होता रहता तो उसके जम जाने की नौबत भी आ सकती। खैर, ये तो हम इंसानों की खासियत ही होती है कि जरा सी खुशी में इतने खुश हो जाते हैं कि आने वाली मुसीबतों को देख ही नहीं पाते। तो अपने नीमो के साथ भी बिल्कुल वैसा ही हो रहा था। इंडोर गार्डन में पौधों के ऊपर छिड़काव करने के लिए आने वाले पानी से नीमो की पानी की समस्या भी काफी हद तक सुलझने लगी थी, क्योंकि इस पानी को पीने के साथ साथ अब वो उसको दिन भर के लिए जमा करके भी रखने लगा था। इस बीच काफी कोशिशों के बाद वो कमरे की सीलिंग तक पहुंच गया। उसके बाद उसने घर में मौजूद कांच के सामान को तोड़कर उस कांच का अपने लिए एक चश्मा भी बना लिया, जिससे कि वो सीलिंग के रोशनदान के कांच को निकाल पाता। इस बीच नीमो घर में रखे टीवी और उसकी लाइव सीसीटीवी फुटेज के जरिए उस घर के बाहर सफाई करने वाली एक लड़की को देखता है। एक बार फिर उसके मन में इस बात की उम्मीद जागने लगती है कि अगर किसी भी तरह से वो लड़की उसकी आवाज सुन लेती है तो फिर बात बन सकती थी। यही सोचकर वो जोर जोर से उस लड़की को आवाजें लगाना शुरू कर देता है, पर ऐसा कुछ भी हो पाना तो संभव ही नहीं था। उसकी कोई भी आवाज उस लड़की तक नहीं जा सकती थी, क्योंकि एक घर साउंड प्रूफ था और दूसरा वो लड़की ज्यादातर समय अपने कानों पर ईयर प्लग लगाकर काम करती रहती थी। यानी कि अब एक ही तरीका हो सकता था जिसके लिए वो काम शुरू भी कर चुका था, यानी कि रोशनदान की खिड़की को तोड़कर बाहर निकलने का प्लान। लेकिन वो काम बहुत ही मुश्किल था, क्योंकि एक तो इतने दिनों से कुछ भी ढंग से न खाने पीने के कारण वो काफी कमजोर हो गया था और दूसरा उसके शरीर में जगह जगह पर चोटें लग गई। पर फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी और बाहर निकलने के लिए रोशनदान के सीमेंट को तोड़ने में जुट गया। उधर घर में ठंड बढ़ती जा रही थी, इसलिए नीमो का अब जल्दी से जल्दी वहां से निकलना बहुत जरूरी हो चुका था, नहीं तो इस जगह पर उसका जमना तय ही था। दूसरी ओर उसको ये देख कर भी निराशा हो रही थी कि रोशनदान का कांच सीमेंट से नहीं बल्कि स्टील के मजबूत स्क्रूज से जोड़ा गया था, लेकिन उन स्क्रूज को खोलने के लिए उसके पास कुछ भी नहीं था। अब नीमो के अंदर निराशा ने घर करना शुरू कर दिया था। घर में बढ़ती ठंड के कारण नीमो अलमारी से घर के ओनर के कपड़े निकालकर पहन लेता है। तभी उसको अलमारी के पीछे से एक गुप्त रास्ता नजर आता है। उसके मन में उम्मीद जागने लगी कि शायद इधर से उसको बाहर निकलने का रास्ता मिल जाएगा, लेकिन वहां पर पहुंचने पर उसको एक लाश मिलती है। लाश को देखकर पहले तो वो काफी डर जाता है, लेकिन फिर पास से देखने पर उसको पता लग गया कि वो लाश रबड़ की थी। इसके बाद उसी कमरे में उसको वो बेशकीमती पेंटिंग भी मिल जाती है जिसके लिए वो यहाँ पर आया हुआ था। पर अभी तो उसको कुछ भी नहीं चाहिए था सिवाय यहाँ से बाहर निकलने के रास्ते के, पर वो रास्ता तो उसको इस बंद कमरे में भी नजर नहीं आया। इससे पहले उसने गुस्से में आकर यहाँ की सभी महंगी महंगी पेंटिंग्स को खराब कर दिया था। नीमो को खिड़की से बाहर अपनी ही तरह एक कबूतर फंसा हुआ नजर आया। वो कबूतर काफी जख्मी हालत में था, लेकिन फिर भी लगातार अपने पंखों को फड़फड़ाकर उड़ने की कोशिश कर रहा था। हालांकि भूख और प्यास के मारे वो अपनी जिंदगी की जंग को हार गया, लेकिन मरते मरते भी नीमो को एक बहुत जरूरी सीख दे गया कि जब तक प्राण है तब तक आस है। बस यही सोचकर नीमो ने अपनी सारी हिम्मत को एक बार फिर से समेट लिया और रोशनदान के कांच को खोलने की कोशिश में लग गया। इस बार उसने स्क्रू को खोलने का जुगाड़ भी कर लिया था, लेकिन एक तो अकेलापन और फिर कई दिनों की भूख के कारण नीमो का मानसिक संतुलन गड़बड़ाने लगा था। यहाँ तक कि उसने धीरे धीरे फिश टैंक की मछलियों को कच्चा ही खाकर उस टैंक को खाली कर दिया। जब कुछ नहीं बचा तो कुत्तों का खाना खाकर और बगीचे के सूखे पत्तों से ही पेट भरने लगा, लेकिन इन सबके कारण उसका डिप्रेशन भी बढ़ने लगा था और उसको मति भ्रम का एहसास होने लगा था। एक दिन रोशनदान का काम करते वक्त वो ऊपर से नीचे गिर गया, जिससे उसके पैर की हड्डी भी टूट गई। अब वो दर्द से छटपटाने लगता था। मदद पाने की कोशिश में नीमो आग जलाकर स्मोक अलार्म बजा देता है। इस प्रोसेस में पेंट हाउस में पानी भर जाता है, लेकिन फिर भी किसी भी बाहरी आदमी का ध्यान उस घर की ओर नहीं जाता। उसके लिए अब उस जगह की महंगी से महंगी चीजें भी कोई मायने नहीं रख रही थी, इसलिए उसने वहां पर काफी तोड़फोड़ कर दी थी। उसकी हालत अब बहुत बुरी हो चुकी थी। बाहर दिन और मौसम बदलते जा रहे थे, लेकिन इस घर के अंदर उसके निराशा में कोई बदलाव नहीं आ रहा था। आखिर में वो रोशनदान के सारे कांच निकाल कर उस कांच को खोलने में सफल हो जाता, यानी कि अब उसको आजाद होने से कोई नहीं रोक सकता था। पर जाने से पहले उसने घर के मालिक के लिए वहां की दीवार पर एक नोट लिख दिया था, जिसमें उसके घर की वैसे हालत करने के लिए माफी मांगी गई थी। लेकिन उसके पास उसके लिए
अपने तर्क थे। उसने घर के ओनर के लिए अपने हाथों की बनाई हुई 3 पेंटिंग्स छोड़ दी थी, लेकिन इन सबके साथ उसने एक बात और लिखी कि ये घर नहीं बल्कि एक जेल था। अपनी बात पूरी करके नीमो अपने बनाए रास्ते से निकलने लगा, लेकिन यहाँ से निकलकर वो जाता कैसे? क्योंकि ये घर तो 6th फ्लोर पर था, यानी कि जिस तरफ से निकलने के उसने प्लान बनाए थे, वहां से बाहर जाने के लिए या तो उसको सीधे छलांग लगानी थी या फिर हेलीकॉप्टर जैसी किसी चीज का सहारा लेना जरूरी था। तो क्या लगता है आपको, क्या किया होगा नीमो ने? कैसे निकला होगा इस जगह से बाहर वो? क्या वो अपनी जिंदगी को बचाने में सफल हो पाया? तो बस ऐसे ही कुछ अनकहे सवालों के साथ ये फिल्म भी यहीं पर खत्म हो गई, लेकिन हमारा और आपका साथ कभी खत्म नहीं होगा, क्योंकि हम मिलेंगे आपसे अपने अगले वीडियो में एक नई फिल्म की कहानी के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत, अगली मुलाकात तक। तो कैसी लगी आपको ये फिल्म इनसाइड, हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं और साथ ही चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।